हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इन्वायरमेंट का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने पहला वाला नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप पहले उसे देख लें तो आप इसे पढ़ें, क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक दूसरे से सारे लिंक हैं। तो सबसे पहले में हम लोग आज देखेंगे कि एबायोटिक फैक्टर जो हम लोग पढ़े थे, एबायोटिक फैक्टर को ऑर्गेनिज्म किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। तो जितने भी आइडियली अगर देखा जाए तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट मेंटेन करना चाहते हैं, कांस्टेंट रखना चाहते हैं। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कुछ भी हो और इंटरनल इन्वायरमेंट उसका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, होम्योस्टैसिस। तो होम्योस्टैसिस दो तरीके का होता है। एक होता है थर्मो रेगुलेशन, यानी जिसमें टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता है, और दूसरा होता है ओस्मो रेगुलेशन, जिसमें सैलिनिटी को रेगुलेट किया जाता है। यानी एक्सटर्नल सैलिनिटी कुछ भी हो, इंटरनल सैलिनिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उसी तरह से एक्सटर्नल टेम्परेचर कुछ भी हो, इंटरनल टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रखेगा। तो इसी को बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं होम्योस्टैसिस। जो ऑर्गेनिज्म थर्मो रेगुलेशन मेंटेन रखते हैं, यानी होम्योस्टैसिस को मेंटेन रखते हैं, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, उसे बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड एनिमल। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या क्या वेरियस मैकेनिज्म है, क्या क्या वेरियस वेज है, तरीके हैं जिससे ऑर्गेनिज्म अपना कांस्टेंट टेम्परेचर यानी इंटरनल इन्वायरमेंट को तो ये वेरियस वेज को समझने के लिए हम लोग एक रियल लाइफ का एग्जांपल लेंगे। रियल लाइफ का एग्जांपल लेंगे कि रियल लाइफ में भी आपने देखा होगा कि तीन तरीके के लोग होते हैं, थ्री क्लासेस के लोग होते हैं। एक होते हैं रिच क्लासेस होते हैं। एक होते हैं पुअरर क्लासेस जो बहुत ही ज़्यादा गरीबी में होते हैं। एक होते हैं मिडिल क्लास। अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, अगर मान लीजिए चेंजेज होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेज होते हैं, तो ये तीनों क्लासेस किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, पहले हम लोग इस एनालॉजी को समझेंगे, फिर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, तो आसान होगा समझने में। तो सबसे पहले हम मान के चलिए कि अगर मान के चलते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस में किसी पर्सन का एफिशिएंसी बहुत ही अच्छा होता है और वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर सकता है, यानी परफॉर्म कर सकता है। अगर अब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा सीवियर होता है 25 डिग्री सेल्सियस से, तो ये किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। तो इसको हम लोग एक ग्राफ के थ्रू हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि एक्स एक्सिस पे इधर हमने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ले लिया, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी एक्सटर्नल टेम्परेचर को ले लिया, और वाई एक्सिस पे हमने इंटरनल इन्वायरमेंट को ले लिया, इंटरनल इन्वायरमेंट को ले लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। तो जो अगर अमीर क्लास वाले हैं, यानी जो रिच क्लास वाले लोग हैं, रिच क्लास वाले क्या करेंगे कि वो अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है, मान लीजिए 38 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, यानी उनका एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड हो जाएगा। तो वो क्या करेंगे, क्योंकि उनके पास पैसे हैं, तो वो जितने एसी चाहेंगे वो लगवा सकते हैं अपने रूम में, ताकि उनका एफिशिएंसी मेंटेन हो सके, और जितना टेम्परेचर वो चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं रेगुलेटर। उसी तरह के तरीके से अगर हम देखें पुअरर क्लास का, तो उस पुअरर क्लास के पास बहुत ही कम पैसे होते हैं, यानी वो एसी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो एसी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कुछ भी हो, इंटरनल इन्वायरमेंट में उनका चेंजेज आते जाएगा, यानी वो कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएगा। और वो कुछ यूँ तरीके के ग्राफ होगा कि अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इंटरनल टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, एक्सटर्नल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इंटरनल टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं कन्फॉर्मर, यानी ये पूरा क्लास वाले लोग हो गए, क्योंकि ये लोग एसी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आइए रिचर क्लासेस वाले लोग हो गए। एक तीसरे क्लास जो होते हैं मिडिल क्लास होते हैं। वो क्या होता है कि जब बहुत पहले तो शुरू में वो कन्फर्म करते जाएंगे, लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो क्या होगा कि वो फिर कांस्टेंट यानी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए क्या करेंगे, वो देखेंगे कि सेकंड हैंड एसी कहाँ मिल रहा है मार्केट में, वहाँ से उठा करके ले आएंगे, और उसके बाद वो कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। और जब बहुत ही और ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो वो भी बोलेंगे अब जाने दो, छोड़ दो, और उसके बाद वो क्या होगा, वो भी कन्फर्म करने लगेंगे।
तो यानी इसे बोलते हैं पार्शियली रेगुलेटर। पार्शियली रेगुलेटर ये मिडिल क्लास वाले होते हैं, मिडिल क्लास। तो रेगुलेट जो ऑर्गेनिज्म करता है, तो रेगुलेटर यानी जो रेगुलेटर ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने आप को रेगुलेट करता है दो तरीके से मेनली, फिजियोलॉजिकल चेंजेज करके, फिजियोलॉजिकल चेंज करके यानी इंटरनली वो अपने इन्वायरमेंट में चेंज करेंगे, और एक बिहेवियरली चेंज करके, बिहेवियरली चेंज, बिहेवियरल चेंजेज। अब इसके एग्जांपल कौन कौन हो गया कि जितने भी बर्ड्स हो गए और जितने भी मैमल्स हो गए, ये क्या करेंगे, ये लोग क्या करेंगे कि अपना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कुछ भी हो, ये इंटरनल टेम्परेचर को अपना कांस्टेंट मेंटेन करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसे ही बोलते हैं रेगुलेटर। और इसमें कुछ कुछ लोअर वर्टिब्रेट भी आते हैं, लोअर वर्टिब्रेट, कुछ इनवर्टिब्रेट भी होता है इसमें। ये जितने भी मैमल्स होते हैं, ये जो मैकेनिज्म जो यूज करते हैं वो सेम मैकेनिज्म यूज करते हैं जो हम ह्यूमन लोग यूज करते हैं मैकेनिज्म, अपना इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए, यानी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए ये लोग सेम मैकेनिज्म यूज करते हैं। लेकिन अगर प्लांट देखा जाए तो प्लांट के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता है जिससे वो अपना इंटरनल इन्वायरमेंट को रेगुलेट कर सके। तो प्लांट क्या करेंगे, प्लांट सिंपली कन्फॉर्मर होता है, कन्फॉर्मर, यानी अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो इंटरनल इन्वायरमेंट भी ये चेंज करेगा। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको अब नोट्स के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे कि रिस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर्स, आइडियली ऑर्गेनिज्म जो भी होता है वो क्या करता है, अपना कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट यानी इंटरनल इन्वायरमेंट के को कांस्टेंट मेंटेन करना चाहता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। चाहे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कुछ भी हो, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंडीशन कुछ भी हो, इस मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। आइए दो तरीके से किया जाता है, एक होता है थर्मोरेगुलेशन जो स्पेसी इसे करता है या जो ऑर्गेनिज्म करता है उसे बोलते हैं होम्योथर्म या वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, और दूसरा होता है ऑस्मोरेगुलेशन जिसमें सैलिनिटी को कांस्टेंट मेंटेन किया जाता है। अब क्या क्या तरीका है एक्सटर्नल सिचुएशन से डील करने का, तो पहला है रेगुलेट। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होता है एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल मीन्स के थ्रू करते हैं, विच इंश्योर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, यानी जिससे उसका बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एंड कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। जितने भी बर्ड और मैमल्स और कुछ फ्यू लोअर वर्टिब्रेट हो गए या इनवर्टिब्रेट हो गया स्पेसीज, ये सब क्या हो गया, ये सब कैपेबल ऑफ सच रेगुलेशन यानी थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, ये सारे करने के लिए कैपेबल होते हैं। तो ये लोग को क्या बोलेंगे हम लोग, रेगुलेटर। ये सब रेगुलेटर वाले कैटेगरी में आते हैं। जो मैकेनिज्म यूज किया जाता है ज़्यादातर मैमल के द्वारा टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, वो सिमिलर होता है किससे, जो हम ह्यूमन यूज करते हैं। जैसे ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन का कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है हमेशा, चाहे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कुछ भी हो। जैसे अब समर में अगर देखा जाए तो जब आउटसाइड टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर से, तो हम क्या करते हैं, स्वेट करने लगते हैं। तो इस मैकेनिज्म को बोलते हैं फिजियोलॉजिकल चेंज। फिजियोलॉजिकल वे के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, अपना इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट मेंटेन किया। उसी तरह से विंटर में जब ठंड यानी 37 डिग्री सेल्सियस से बहुत ही कम हो जाती है टेम्परेचर, तो हम लोग क्या करते हैं, शिवर करते हैं। शिवर से क्या होता है कि हीट रिलीज होता है, तो हीट उससे मिलता है बॉडी को, जिससे कि टेम्परेचर मेंटेन रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। वहीं पे अगर प्लांट में देखा जाए तो प्लांट में इस तरह का कोई भी मैकेनिज्म नहीं है जिससे कि इंटरनल टेम्परेचर उसका मेंटेन किया जा सके। तो प्लांट किस कैटेगरी में आएगा, कन्फॉर्मर, यानी जैसे जैसे एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ते जाएगा इंटरनल टेम्परेचर इसका क्या होगा, इंक्रीज करते जाएगा। अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर 99% जो एनिमल होते हैं, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स 99% के आसपास, और सारे प्लांट लगभग वो क्या करते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, एम्बिएंट टेम्परेचर यानी एक्सटर्नल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उनका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता है। फिर उसी तरह से एक्वेटिक एनिमल को अगर देखेंगे तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो भी होता है बॉडी फ्लूइड का, वो क्या होता है, चेंज होता है जैसे जैसे उसका एक्सटर्नल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन चेंज होता है। ये सब जो प्लांट
एनिमल होते हैं या प्लांट होते हैं, इनको बोलते हैं सिंपली कन्फॉर्मर, यानी जैसे जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होगा वैसे वैसे इंटरनल इन्वायरमेंट भी चेंज होगा। अब थर्मो रेगुलेशन के लिए, थर्मो रेगुलेशन ये लोग क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि थर्मो रेगुलेशन के लिए क्या चाहिए, एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव होता है, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है इन ऑर्गेनिज्म को, तभी जाकर के थर्मो रेगुलेशन मेंटेन होगा। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि पुअर लोग क्यों ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी होती है। उसी तरीके से यहाँ पे कन्फॉर्मर जो होते हैं, कन्फॉर्मर के पास क्या होता है कि एनर्जी की कमी होती है, एनर्जी यानी एटीपी की कमी होती है। एटीपी चाहिए होता है थर्मो रेगुलेशन को करने के लिए, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि इनके पास नहीं होता, इसीलिए ये लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर कन्फॉर्मर के बारे में देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा अगर पर्टिकुलरली ट्रू है तो किसके लिए है, स्मॉल एनिमल के बारे में, जैसे श्रू हो गया या हमिंग बर्ड हो गया। क्यों, क्योंकि इसका जो होता है, जो स्मॉलर स्पीसीज होता है, स्मॉलर स्पीसीज एनिमल जो होता है, उसका क्या होता है कि एरिया बहुत ही ज़्यादा होता है, एरिया ज़्यादा होता है और वॉल्यूम ही बहुत ही कम होता है, वॉल्यूम कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू एरिया, यानी एरिया बहुत ज़्यादा होता है जिसके कारण से। और एरिया क्या होता है कि एरिया फंक्शन होता है, हीट और लॉस जो होता है फंक्शन होता है किसका, सरफेस एरिया का, यानी अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हीट का लॉस ज़्यादा होगा। क्योंकि होता क्या है कि स्मॉल एनिमल का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है उसके वॉल्यूम के कंपैरिजन में, इसलिए वो क्या करते हैं, बहुत ही जल्दी हीट को लूज कर देता है। इसलिए जब भी टेम्परेचर आउटसाइड कोल्डर होगा तो वो क्या करेगा, जो भी स्मॉलर एनिमल होगा वो क्या करेगा, अपना हीट को बहुत ही क्विकली लूज कर देगा। इसलिए जो स्मॉलर एनिमल होंगे उसको क्या करना पड़ेगा कि ज़्यादा एनर्जी जनरेट करना पड़ेगा मेटाबॉलिज्म के थ्रू, ताकि हीट गेन कर सके वो। अब यही मेन कारण है जिसके कारण से स्मॉल एनिमल जो होता है वो कभी भी पोलर रीजन में नहीं मिलेगा। ये किन्होंने बोला था, बर्गमैन ने, तो इसी को बोलते हैं बर्गमैन्स रूल। तो बर्गमैन रूल क्या बोलता है कि डेट ऑर्गेनिज्म एट ए हायर लैटिट्यूड शुड बी लार्जर एंड थिकर, यानी जो भी हायर लैटिट्यूड पे ऑर्गेनिज्म होगा क्या होगा, लार्जर होगा और थिकर होगा देन दोज क्लोजर टू इक्वेटर टू बेटर कंजर्व हीट, ताकि वो अपना हीट को क्या कर सके, कंजर्व कर सके। इसे बोलते हैं बर्गमैन्स रूल। ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है और पहले पूछ चुका है, अभी कम पूछने की संभावना है, लेकिन स्टेट पीसेस में ये पूछा जा सकता है। फिर उसी तरीके से एक होता है एलेंस रूल। एलेंस रूल्स ये बोलता है कि जो भी हायर लैटिट्यूड में एनिमल पाए जाते हैं उसके जो लिम्ब होते हैं वो शॉर्टर होता है और थिकर होता है, यानी अगर इसको दूसरे वर्ड में बोलें तो जो भी कोल्डर एरिया में एनिमल पाया जाता है उसका एक्सट्रीमिटी का साइज जो होता है वो बहुत ही स्मॉलर होता है। एक्सट्रीमिटी कहने का मतलब नोज का साइज हो गया, ईयर का साइज हो गया और एटसेट्रा, क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा हीट का लॉस होता है। जैसे कि आप एग्जांपल में ये देख सकते हैं कि ब्लैक टेल्ड जैक रैबिट है जो कि वार्मर एयर में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ईयर का साइज ही बहुत ही बड़ा है, इसके लेग्स बहुत ही बड़े हैं। उसी तरह से यहाँ पे आप आर्कटिक हेयर को देख सकते हैं जो कि आर्कटिक रीजन में पाया जाता है मेनली, यानी पोलर एरिया में पाया जाता है। यहाँ पे आप कोल्डर रीजन है तो क्या होगा, यहाँ पे एक्सट्रीमिटी का साइज बहुत छोटा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ईयर का साइज ही बहुत छोटा है, पैर का साइज भी बहुत ही छोटा है, यानी लिम्ब क्या हो गया, बहुत ही छोटा है हो गया इसका। तो इसे बोलते हैं एलेंस रूल। तो ये दोनों पूछ सकता है, एलेंस रूल और बर्गमैन्स रूल। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना प्रीलिम्स के लिए। हम लोगों ने 2 क्लासेस के बारे में बात कर लिया था अभी तक, कि पुअर क्लास के बारे में बात कर लिया और रिचर क्लास के बारे में बात कर लिया, लेकिन एक क्लास अभी छूट गया है, मिडिल क्लास। कि ये क्या होता है कि कुछ रेगुलेट कर पाते हैं, कुछ देर तक कुछ रेंज तक ये रेगुलेट कर पाते हैं अपना इंटरनल टेम्परेचर को। उसके बियॉन्ड अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये भी कन्फर्म करने लगते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, पार्शियली रेगुलेटर। तो अभी तक हमने पढ़ा है रेगुलेट के बारे में और कन्फर्म के बारे में, कि यह 2 तरीका है जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं एबायोटिक फैक्टर को, यानी ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करती है एबायोटिक फैक्टर को। अब तीसरा और चौथा तरीका है, उसमें ये है कि अगर आप ये स्ट्रेसफुल एक्सटर्नल कंडीशन अगर वो लोकलाइज्ड है, यानी कि कोई पर्टिकुलर एरिया में ही सीमित है और एक शॉर्टर ड्यूरेशन तक ही है, तो इसको लिए 2 अदर अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है जिसके हेल्प से क्या किया जाता है, रिस्पॉन्ड किया जाता है एबायोटिक फैक्टर को। तो जिसमें पहला तरीका है माइग्रेट करना, दूसरा तरीका है सस्पेंड करना। तो माइग्रेट वाले में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होगा, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए आप दिल्ली देख लीजिए, दिल्ली में जब टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है कि मान लीजिए 38-40 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होने लगा, तो आप क्या करें,
कुछ लोग क्या करते हैं कि शिमला चले जाते हैं, कि जब तक गर्मी है बहुत ज़्यादा यहाँ जब तक टेम्परेचर है तो शिमला चले गए, उसके बाद जब टेम्परेचर फिर नॉर्मल हुआ उसके बाद में फिर से वापस दिल्ली आ गया। तो इसको बोलते हैं माइग्रेट करना। उसी तरह से ऑर्गेनिज्म भी करता है क्या, कि द ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्पोरली फ्रॉम अ स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू ए मोर हॉस्पिटेबल एरिया एंड रिटर्न व्हेन अ स्ट्रेसफुल पीरियड इज ओवर। यानी जैसे खत्म होगा स्ट्रेसफुल पीरियड वो क्या होगा, फिर से वापस आ जाएगा। तो इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि जो एक साइबेरियन बर्ड होती है, साइबेरियन बर्ड जब बहुत ही ठंड पड़ने लगती है साइबेरियम में, तो ये लोग क्या करते हैं कि केवलादेव नेशनल पार्क जो भरतपुर राजस्थान में है वहाँ पे ये लोग आना माइग्रेट करना स्टार्ट कर देता है। ये साइबेरिया रसिया का एक प्रोविंस है। फिर उसी तरीके से सस्पेंड है। सस्पेंड में भी हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, दिल्ली का ही एग्जांपल लेते हैं। अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस अभी चल रहा है, तो यहाँ पे मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है, तो आप क्या करेंगे, कुछ दिन के लिए आप घर में ही बंद रहेंगे, यानी लॉकडाउन हो गया, आप घर से बाहर निकलेंगे ही नहीं जब तक कि कोरोना वायरस का नॉर्मल कंडीशन, यानी ज़्यादा आप बाहर नहीं जाएंगे, जब जरूरी होगा तभी आप जाएंगे। तो इससे क्या बोलेंगे, सस्पेंड करना, यानी कुछ दिन के लिए क्या डोरमेंट स्टेज में चले जाएंगे, यानी ज़्यादा बाहर नहीं निकलेंगे, तो इसे बोलते हैं सस्पेंड करना। तो ठीक उसी तरीके से जैसे बैक्टीरिया हो गई, फंजाई हो गई, लोअर प्लांट, ये लोग क्या करता है जब बहुत ही ज़्यादा अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो ये लोग क्या करता है कि एक थिक वर्ल्ड स्पोर डेवलप कर लेता है। और थिक वर्ल्ड स्पोर ये हो गया, स्पोर इसमें होता है, और ये एक थिक वर्ल्ड है, थिक वर्ल्ड, ताकि अनफेवरेबल कंडीशन से इसको बचाया जा सके। ये जो है इसे स्पोरेंजिया बोलते हैं, स्पोरेंजिया। इसके अंदर स्पोर्स होता है, स्पोर्स अब पढ़े होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसका एक मैकेनिज्म है ये। तो ये जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये क्या करेगा, ये वाल टूट जाएगी, ब्रेक डाउन हो गए, और ये जो स्पोर्स है बाहर निकलेंगे, ये फिर से जर्मिनेट होकर के न्यू प्लांट डेवलप कर लेंगे, या न्यू बैक्टीरिया या न्यू फंजाई डेवलप कर लेगा। उसी तरह से हाई प्लांट में ऐसा होता है। हाई प्लांट में क्या होता है, सीड होता है और अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या करता है, स्ट्रेसफुल कंडीशन से डील करने में हेल्प करता है। ये भी जब फेवरेबल कंडीशन होगा, जैसे ही मॉइस्चर और टेम्परेचर कंडीशन फेवरेबल होगा तो क्या करेगा, फिर से जर्मिनेट कर जाएगा। ऐसा ये कैसे करते हैं, तो ये अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, ताकि कम से कम एनर्जी का ये यूज हो, और ये डोरमेंसी स्टेट में चले जाते हैं। उसी तरह से एनिमल्स में अगर देखा जाए, अगर जो एनिमल माइग्रेट नहीं कर पाते हैं वो क्या करते हैं कि बाहर निकलेंगे ही नहीं, यानी वो इस टाइम में बाहर जल्दी नहीं आएंगे, वो हाइबरनेशन स्टेट में चले जाएंगे या तो एस्टिवेशन स्टेज में चले जाएंगे। जैसे कि अगर बियर्स का एग्जांपल देखें तो बियर्स अगर विंटर सीजन में क्या करते हैं, हाइबरनेशन स्टेज में चले जाते हैं। वहीं पर स्नेल और फिश जो है एस्टिवेशन स्टेज में चला जाता है समर को अवॉइड करने के लिए। तो ये चीज़ आपको याद रखना कि हाइबरनेशन विंटर के सीजन में, एस्टिवेशन समर के सीजन में। और उसी तरह से कुछ अनफेवरेबल कंडीशन जब आपका लेक या पॉन्ड में होगा तो जो एक्वेटिक स्पेसीज है, जैसे जू प्लांटन हो गया, जू प्लांटन भी ये माइग्रेट नहीं कर पाएगा, तो ये क्या करेगा, डायपॉज में एंटर कर जाता है। यानी ये भी एक तरह का क्या हुआ, स्टेजेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, यानी कुछ दिन के लिए अपना एक्टिविटी को सस्पेंड कर देना। बाकी के आप ग्राफ देख सकते हो, ये हम लोग जो देखे थे कन्फॉर्मर, रेगुलेटर, पार्शियल रेगुलेटर, ये एक्सटर्नल लेवल हो गया, यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये इंटरनल इन्वायरमेंट। उसी तरह से ये स्पोर्स है, स्पोर्स ये जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा उसके बाद ये क्या करेगा, फिर से जर्मिनेट हो जाएगा, ये भी स्पोर्स है। अब जिस तरह से रिस्पॉन्ड हो रहा था, यानी एबायोटिक फैक्टर के वो रिस्पॉन्ड कर रहा था ऑर्गेनिज्म, उसी तरह से अडेप्टेशन जो होता है एट्रीब्यूट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, यानी कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑर्गेनिज्म का, यानी किस किस तरीके से किया जाता है एडप्टेशन। तो ये मॉर्फोलॉजिकल एडप्टेशन हो सकता है, फिजियोलॉजिकल एडप्टेशन हो सकता है, और बिहेवियरल एडप्टेशन हो सकता है, जो कि इनेबल करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को कि जो सीवियर इन्वायरमेंट होगा उसमें सर्वाइव कर सके और अपना रिप्रोडक्शन कर सके। बहुत सारे एडप्टेशन इस तरह से भी हुए हैं कि इवोल्यूशन के दौरान ही एडप्टेशन हुआ है, जिसके कारण से उसके जेनेटिक्स में ही परमानेंटली चेंज हो गया। अब 3 तरीका होता है जनरली अवेलेबल है ऑर्गेनिज्म के पास कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से डील करने के लिए, एडप्टेशन के लिए। तो पहला है बिहेवियरल वे, सेकेंड फिजियोलॉजिकल, थर्ड मॉर्फोलॉजिकल। बिहेवियर मीन्स अपने बिहेवियर में चेंज करना, जैसे माइग्रेट कर जाना, सस्पेंड हो जाना, जैसे बोरोइंग भी क्या है, एक तरह का सस्पेंडिंग का एग्जांपल है कि डेजर्ट क्या करेगी, जब टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होगा तो ये क्या करेगी, बोरो हो जाएगी,
और उसके बाद फिर उसी तरह से फिजियोलॉजिकल हो गया, जिसमें हम लोग देखे थे एग्जांपल शिवरिंग का, स्वेटिंग का, कि जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी है तो स्वेटिंग होने लगता है, और यानी फिजिकल यानी इंटरनल हम लोग चेंज कर रहे हैं। और शिवरिंग में क्या होगा कि जब बहुत ही ज़्यादा ठंड होगी तो सीवियर करेगा। उसी तरह से जब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर अवेलेबल नहीं होती है यानी अब्सेंस होती है, तो जैसे नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में अगर देखा जाए तो कंगारू रेट, ये लोग क्या करता है कि फैट ऑक्सीडेशन करता है। फैट ऑक्सीडेशन जब होता है तो फैट ऑक्सीडेशन करते समय इसका एक बाय प्रोडक्ट वाटर होता है, और उसी के थ्रू ये वाटर का यूज करता है। उसी तरह से फिर और ये क्या करता है कि अपना यूरिन को कंसनट्रेट कर देता है, ताकि कम से कम वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज हो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए। और फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन का एक और एग्जांपल है कि एल्टीट्यूड सिकनेस। जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो आप वहाँ पे क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, जिसके कारण से क्या होगा, ऑक्सीजन कम अवेलेबल होगा। ऑक्सीजन कम अवेलेबल होगा तो उसके कारण से नौसिया होने लगेगा, यानी वोमिटिंग आने लगेगा, फटिग फील होने लगेगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का चूँकि कमी हो गई है, और क्या होता है कि बाइंडिंग एफिनिटी जो होता है हीमोग्लोबिन का वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो इससे अडॉप्ट करने के लिए क्या करती है हमारी बॉडी कि रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन इंक्रीज कर देती है और ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज कर देती है। तो ये भी एक फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन का एक एग्जांपल है। फिर दूसरा मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, यानी उसके स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। जैसे कि कुछ डेजर्ट प्लांट जो होते हैं उसमें क्या होता है, थिक क्यूटिकल डेवलप हो जाता है उसके लीफ सरफेस पे, जिसके कारण से कम वाटर का लॉस हो ट्रांसपिरेशन के दौरान, और उसके स्टोमेटा जो होता है बहुत डीप में चला जाता है ताकि वाटर लॉस कम से कम हो ट्रांसपिरेशन के दौरान। जैसे कुछ एक डेजर्ट प्लांट हो गया जैसे ओपेंसिया, जैसे आप ये देख सकते हैं फिगर में ओपेंसिया, इसके पास कोई लीव ही नहीं होता है। ये जो लीव होता है वो कन्वर्ट हो जाता है स्पाइन में, यानी कांटे में कन्वर्ट हो जाते हैं, आप देख सकते हैं। और ये जो फोटोसिंथेसिस फंक्शन परफॉर्म करता है ये स्टेम के थ्रू करता है। फिर उसी तरह से जो मैमल्स होता है कोल्डर क्लाइमेट में, वो जनरली शॉर्टर ईयर का होते हैं, यानी उनका जो लिम्ब होता है या ईयर होता है वो क्या होता है, शॉर्टर साइज का होता है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं एलन्स रूल में, ताकि कम से कम हीट का लॉस हो। ये भी क्या है, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन है, यानी अपने मॉर्फोलॉजी में चेंज कर लिया है अडॉप्ट करने के लिए। उसी तरह से पोलर सी में आप देखेंगे तो एक्वेटिक मैमल जैसे हो गया सील्स, इसका जो होता है थिक लेयर फैट होता है, ताकि ये एक इंसुलेटर का काम करे और बाहर जो सीवियर इन्वायरमेंट है उससे इससे को प्रोटेक्ट किया जा सके, और जो बॉडी का लॉस है, बॉडी में जो हीट का लॉसेस है उसको रोका जा सके। फिर उसी तरह से कैमल में पैडेड फीट होता है। तो इस तरीके से आज भर इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।